हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति की बहन पूनम की शादी थी। सुबह से घर में तैयारियां चल रही थी। घर में हर कोई बिजी था। तभी प्रीति अपनी बहन के पास आती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, और लगे भी क्यों ना, आज आपकी शादी जो है। हाय हाय कैसी शर्मा रही हो दीदी, नजर ना लगे मेरी बहन को। प्रीति तू भी ना बहुत बदमाश हो रही है, जा जाकर काम कर, यहाँ क्या बैठी है। दीदी आपको अपनी छोटी बहन पर तरस नहीं आ रहा? कब से तो काम कर रही हूँ मैं, और वैसे भी आज तो आपकी शादी में किए हर काम के पैसे वसूलूंगी मैं, जब मैं जीजू के जूते चुरा लूंगी और उन्हें छुपा दूंगी। अच्छा तो इसलिए तू सुबह से घर का काम करने में लगी हुई है। अब ऐसे ही देर रात करीब 8 बजे दरवाजे पर बारात आती है और प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब जब ये बारात दरवाजे पर आती है, तभी से प्रीति अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जूते के चुराने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। अब रिबन काटने के बाद जब प्रीति का जीजू आलोक स्टेज पर चढ़ने लगता है, वैसे ही प्रीति अपने जीजू से कहती है, अरे जीजू इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आप रस्म तो पूरी कर लीजिए। जी कौन सी रस्म, जरा हम भी तो सुने। जीजू चलिए, स्टेज पर जाने से पहले आप अपने जूते उतार दीजिए। अब जैसे ही आलोक अपने जूते उतारता है, वैसे ही आलोक का भाई रोहन उन जूतों को ले लेता है और प्रीति को जूता दिखाते हुए कहता है, जी ये लेने की रस्म है, तो अब आप इन्हें मुझसे लेकर दिखाइए। जीजू आप आइए, यहाँ बैठिए, आपका काम तो खत्म, अब ये जूते मुझे चाहिए। अब प्रीति खुद से ही अपने जीजू के भाई और उनके दोस्त के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और कहती है, लीजिए आपके लिए ठंडा, आपका गला सूख रहा होगा। आपको हमारे गले की बहुत ही चिंता है, क्या बात है? अब मेरी बहन की शादी में आए हैं तो खातिरदारी करनी तो बनती ही है ना। कहीं आपने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, ताकि हम सो जाएं और आप भैया के जूते ले जा सकें। जी अब आप अपने भैया की शादी में आए हैं तो उनकी साली पर थोड़ा भरोसा करना तो बनता ही है। फिर तो इसे पीना बनता है भाई, चल पी लेते हैं। अब जैसे ही सौरभ उस ड्रिंक को पीता है तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देखकर रोहन उस ड्रिंक को फेंक कर सौरभ को उठाने लगता है और प्रीति से कहता है, ये क्या किया तुमने, एक जूते के लिए मेरे दोस्त को मार दिया। सौरभ उठ भी जा भाई, तू ठीक तो है? तुम लोग इतना गिर सकते हो, वो भी एक जूते के लिए? अरे भाई मैं एक्टिंग कर रहा था, उस ड्रिंक में ना कुछ भी नहीं था। साले तूने तो मुझे डरा ही दिया था, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? मैं तो यकीन बनाने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई। प्रीति और उसकी सहेलियां लगातार अपने जीजू की जूता छुपाई की रस्म को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीजू की भाई और दोस्त ने उनसे पहले ही जूते को छुपा लिया था। अब कई कोशिश के बाद जब प्रीति के हाथ जूते नहीं लगते, तो प्रीति एक नया प्लान बनाती है। लेकिन इधर रोहन अपने जूतों को एक डब्बे में डालकर अपने भाइयों के जूते पहन लेता है और ये देखकर प्रीति की दोस्त महिमा प्रीति से कहती है, प्रीति तूने देखा जीजू का भाई, जीजू के जूते पहनकर घूम रहा है, और अब हम उनके जूते कैसे चुराएंगे? ये ज्यादा ही शाना बन रहा है ना, इसे सबक सिखाना ही होगा। अब प्रीति अपने बड़े भैया राकेश से कहकर जूते चुराने का प्लान बनाती है और राकेश को भी रोहन की किसी रस्म के बहाने मंडप पर बुलाता है। तो रोहन को जूते खोलने ही पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो अपने दोस्त सौरभ को वो जूते थमाकर मंडप पे जाता है। लेकिन अब यही मौका था उन जूतों को लेने का। अब प्रीति सौरभ के पास जाती है, जो कि पहली ही नजर में प्रीति को देखकर अपना दिल हार बैठा था, और वो प्रीति को देखकर कहता है, प्रीति जी आप यहाँ पे? आपको तो आपकी दीदी के साथ होना चाहिए था ना, कहीं आप ये जूते लेने तो नहीं आई? सौरभ जी मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वही हूँ, लेकिन आपको जहाँ होना चाहिए आप तो वहाँ बिल्कुल नहीं हैं। जी कहाँ होना चाहिए था मुझे? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हो? देखो मेरे बेचारे जीजू कितने अकेले अकेले हैं, और मेरी दीदी के आसपास उनकी कितनी सहेलियां हैं। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं कि मेरा भाई कितना अकेला पड़ गया है। कोई नहीं भाई, तेरा भाई है, रुक मैं अभी आया। अरे आप मंडप पर जा रहे हैं, ये जूते मुझे दे दीजिए, मैं संभाल कर रखती हूँ। जी मुझे तो आप पे ना बहुत ही यकीन है, आपने वैसे भी उस ड्रिंक पे कुछ भी नहीं मिलाया था, कोई दूसरा होता तो शायद उसमें कुछ मिला सकता था। अब प्रीति और उसकी सहेलियां सौरभ को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने जीजू का जूता ले लेते हैं। और अब जब सौरभ को भी रोहन मंडप पर देखता है, तो वो सौरभ को देखकर कहता है, भैया का जूता कहाँ है? सही से रखकर तो आया है, और मुझे यहाँ किसने बुलाया? वो तो मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, देख वो कितना अकेला हो गया है।
तो क्या अब शादी भी तेरे साथ करेंगे भैया, और सुहागरात भी? बड़ा आया अकेले हैं भैया। अब प्रीति और उनकी सहेलियों के हाथ में वो जूते आ जाते हैं और अब वो उन जूतों को छुपा देती है। तभी कुछ समय बाद जब मंडप पर रोहन को कोई काम नहीं होता तो वो मंडप से निकलकर सौरभ के पास आता है और सौरभ से कहता है, भाई कहाँ हैं जूते? चल जल्दी से बता, वरना उनके हाथ लग गए तो उनसे ले पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई वो तो मैंने प्रीति जी को दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो नजर ही नहीं आई। आय हाय प्रीति जी, तुझे ही पागल बना गई और तू भी प्यार का मारा उस पर विश्वास कर बैठा। चल अब ढूंढते हैं उसे। भाई वो दिखे भी तो ना, मैं तो कब से प्रीति जी को ढूंढ रहा हूँ। तेरी प्रीति जी अब गई तेरे हाथ से। तूने जो भैया की साली को अपनी घरवाली बनाने का इन 5 से 4 घंटों में सपने सजाए थे ना, वो सब टूट गए अब। रोहन और सौरभ अब प्रीति को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि प्रीति तो अपनी दीदी और जीजू के पास बैठी हुई है, वो भी बड़े ही आराम से। ये देखकर सौरभ रोहन से कहता है, ओ भाई भाई वो देख, वो रही मेरी प्रीति जी। देखना कितनी प्यारी लग रही है। लग रहा है कोई चांद का टुकड़ा धरती पे उतर आया हो। अबे ओ अकल के अंधे, अब तू भी क्या प्यार में ही डूबा रहेगा? इधर शादी भी खत्म होने वाली है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो यहाँ है, लेकिन जूते कहाँ है? प्रीति ने उन जूतों को अपनी पड़ोसन विमला के घर रख दिया था, जिस वजह से वो बिल्कुल बेफिक्र थी। अब रोहन इधर प्रीति की दोस्त महिमा के हाथों में एक डब्बा देख लेता है और अब रोहन महिमा के पास जाता है। जी देखिए, आप लोगों ने चीटिंग करके ये जूते लिए हैं, ये आप मुझे दे दीजिए। अरे कौन सी चीटिंग? शुरुआत तो आप लोगों ने की थी ना। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आपके भाई के जूते ना मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप मुझे ये जूते दे दो। अरे आप इतने प्यार से बोल ही रहे हो तो देना तो बनता है। ये लीजिए। अब जैसे ही महिमा रोहन को वो डब्बा देती है, वैसे ही रोहन खुशी से महिमा को कहता है, यार कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। अब महिमा जैसे ही वहाँ से मुस्कुराते हुए जाती है, रोहन ये कहते हुए डब्बा खोलता है, मुझे भी फंसाना लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है, अब इतरा कर दिखाएं। अबे यार ये क्या, ये तो मुझे ही बेवकूफ बना गई। अब ये देखकर प्रीति, महिमा और सौरभ भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हालांकि अब विदाई का समय भी हो गया था। प्रीति अपनी जीजू के जूते के बदले पूरे 50,000 रुपयों की मांग करती है। आपके दोस्तों ने और आपके भाई ने बहुत कोशिश की इस जूते को मुझसे बचाने की, लेकिन इसे भी मेरे पास आना था। तो अब जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। प्रीति दे भी दे, कम में मान जा। दीदी आप तो अभी से जीजू की हो गई, ये मत भूलो कि मैं आपकी बहन हूँ। भैया इन्होंने चीटिंग की है, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। एक जूता तो छुपाया नहीं गया तुमसे और अब आए हो भैया के लाडले बनने। अब प्रीति भी जिद पर थी और अपने जीजू से 50,000 के बदले ही जूते देती है और तब जाकर पूनम की विदाई होती है। और अंत में सौरभ जाते जाते प्रीति से कहता है, जी चलता हूँ प्रीति जी, फिर मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा तो। समृद्धि एक बहुत अमीर लड़की थी। समृद्धि के शौक भी उसकी अमीरी की तरह ही बड़े थे। ऐसे ही एक दिन समृद्धि अपने घर में आराम से टीवी देख रही थी। तभी उसको कबाड़ी वाले की जोर जोर से आवाजें आती है और वो बाहर जाती है तो वहाँ चंदू कबाड़ी वाला जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, कबाड़ी वाले, टूटा फूटा सामान वाले, रद्दी वाले, कबाड़ी वाले। अरे ओ कबाड़ी वाले, यहाँ कोई कबाड़ा नहीं है, जाओ यहाँ से। चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर रखा है। हाँ तो बोलिए, मैं अभी आपका दिमाग ठीक कर देता हूँ। कोई ऐसा वैसा कबाड़ी वाला नहीं हूँ, आप बताओ तो सही। अच्छा कबाड़ी वाला होकर लाइन मार रहे हो? ये बताओ मेरा खर्चा उठा सकते हो तो बात आगे बढ़ाने की सोचूं। हाँ हाँ बताओ, मैं तो यहाँ आपके लिए ही आता हूँ। आपने ही आज पहली बार ध्यान दिया। बातें तो बहुत अच्छी करते हो, मेरे लिए आते थे तो अब तक कहाँ थे? मुझे तो तुम आज ही दिखे हो। आपकी नजरें पता नहीं कहाँ रहती हैं, तो आप हमें कहाँ से देखोगे? अच्छा ये बताओ, तुम पूरे दिन क्या यही कबाड़ा चुनते रहते हो? हाँ, जब काम ही कबाड़ी का है तो कबाड़ा तो चुनना ही पड़ेगा ना। पहली बार कोई कबाड़ी वाला भी अच्छा लगा। अच्छा लगा तो दोस्त तो बना ही सकते हो ना आप इस कबाड़ी वाले को। हाँ जी बिल्कुल। समृद्धि और चंदू ऐसे ही बातें करने लगते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद कभी भी चंदू कबाड़ा लेने आता तो दूर से जोर से आवाज लगाते हुए आता था, कबाड़ी वाले। और ये आवाज सुनकर समृद्धि भी घर से बाहर निकलकर उससे मिलने आ जाया करती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है।
दोनों में दोस्ती भी बहुत गहरी हो जाती है। दोनों रोज मिलने लगे थे, लेकिन मिलने की जगह वही चंदू कबाड़ी वाला बेचने आता और समृद्धि कबाड़ी वाले से मिलने जाती। कुछ दिनों बाद चंदू वापस कबाड़ा लेने आता है और उसकी आवाज सुनकर समृद्धि उसके पास जाकर कहती है, अब क्या तुम ऐसे ही करते रहोगे? रोज रोज यहाँ कबाड़ा लेने के ही बहाने मिलने आओगे या फिर कहीं बाहर घुमाने भी लेकर जाओगे मुझे? मैं तो कब से इसी दिन के इंतजार में था, कब आप मेरे साथ बाहर घूमने के लिए जाओगी। और अब तो उस दिन के लिए आपने ही बोल दिया, तो बताओ कब जाना है और कहाँ जाना है, हम वही चलते हैं। कल ही चलते हैं, कोई अच्छे से कैफे में, वहाँ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। ठीक है, कल तैयार हो जाना, चलते हैं। चंदू और समृद्धि दोनों अगले दिन तैयार होकर मिलते हैं और समृद्धि बोलती है, हम दोनों घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? अब क्या तुम मुझे भी इतनी धूप में पैदल लेकर जाओगे? नहीं नहीं, मैं आपके पैरों को कष्ट नहीं दे सकता। तो बताओ ना, कैसे जाएंगे? यहाँ तो कुछ है भी नहीं जिस पर हम दोनों जा सकते हैं। ऐसे कैसे? आपको मेरी ये कबाड़ी वाली गाड़ी नहीं दिख रही क्या? हम दोनों इसी पर जाएंगे। हम कबाड़ी वाली गाड़ी में जाएंगे तो सारे लोग हमें ही देखेंगे और कबाड़ी वाला समझकर कूड़ा और कबाड़ा डाल देंगे। ये तो और भी सही है, एक साथ मेरे दो कम हो जाएंगे, कबाड़ा भी मिल जाएगा और आपके साथ घूमना भी हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं तो जाने से रही तुम्हारी इस कबाड़ी वाली गाड़ी में। मुझे नहीं बनवाना अपना मजाक। अरे बस मेरे लिए चल लो, अगली बार हम इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो चल देती हूँ, लेकिन अगली बार अगर इसमें जाना हुआ ना तो मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। ठीक है। समृद्धि और चंदू दोनों कबाड़े वाली गाड़ी में चले जाते हैं और दोनों खाने पीने लगते हैं, काफी सारी बातें करते हैं। दोनों के बीच में बहुत नजदीकियां बढ़ने लगती है कि तभी चंदू समृद्धि से कहता है, समृद्धि, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। हाँ तो मैं भी तो पसंद करती हूँ ना, तभी तो तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ। दोनों की दोस्ती अब आगे बढ़ती है। दोनों खाना पीना खाकर बातें कर रहे थे और वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी वहाँ समृद्धि की दोस्त श्रेया आती है और चंदू को देखकर कहती है, क्या बात है कबाड़ी वाले भैया, आजकल तो आप कबाड़ा लेने ही नहीं आते, काम छोड़ दिया या आप कबाड़ा कम मिल रहा है? तुम जानती हो इसे? और नहीं तो क्या, यही तो है जो रोज हमारे घर का कबाड़ा लेते हैं, बल्कि हमारे पूरे मोहल्ले का कबाड़ा यही तो लेकर जाते हैं। लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो और इनके साथ क्या कर रही हो? तुम भी जानती हो क्या इसे? वो हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए घूमने आए हैं। तुझे पूरी दुनिया में यही एक चंदू कबाड़े वाले से ही सेटिंग करनी थी यार, मुझे बता देती, मैं इससे अच्छे कबाड़ी वाले से तेरी सेटिंग करवा देती। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम इतना भी क्या हंस रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? मेरी दोस्त होकर कबाड़े वाले से सेटिंग कर रही है। मैडम, इतने भी क्या बुरे दिन आ गए थे तेरे? तो क्या हुआ? कबाड़ी वाले भैया, आप तो चुप ही रहो, आपको तो सोने की चिड़िया मिल गई। अब से तो समृद्धि भी गली गली जाकर कबाड़ा चुनेगी। क्यों समृद्धि, सही बोल रही हो ना मैं? समृद्धि चंदू के साथ वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो चंदू से कहती है, क्या जरूरत थी उसे ये बताने की कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ तो क्या हुआ, सच ही तो बताया है, अब सच बताने में कैसी शर्म? अब वो पूरे कॉलेज में फैला देगी कि समृद्धि की सेटिंग एक कबाड़े वाले से चल रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो लोग सोचते भी नहीं है वो तुम कर रही हो। हटो यहाँ से, मेरी पूरी कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हें खुशी हो रही है? इतना बोलकर समृद्धि वहाँ से घर चली जाती है और उसे चंदू के साथ सेटिंग करने में शर्म आने लगी थी। लेकिन उसे कुछ भी चाहिए होता तो वो चंदू से बोल देती। कुछ दिनों में समृद्धि श्रेया की बात भूल जाती है और चंदू के साथ पहले जैसे रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद समृद्धि की गली में एक शेखर नाम का दूसरा कबाड़ी वाला लड़का गाना गाते हुए आता है। उसका गाना सुनते ही समृद्धि बाहर आती है और शेखर गाना गा रहा होता है, कबाड़ी वाला आया घर से कबाड़ा निकाल, कबाड़ी वाला आया घर से कबाड़ा निकाल। अरे ओ कबाड़े वाले, ये गाना तो पहली बार सुना है। नए अंदाज में कबाड़ा लेने आए हो, लेकिन इस मोहल्ले में चंदू कबाड़ी वाला ही आता है। तो क्या हुआ, कबाड़ा ही तो देना है आपको, मुझे तो या चंदू कबाड़े वाले को क्या फर्क पड़ता है? कबाड़ी वाला आया घर से कबाड़ा निकाल, कबाड़ी वाला आया घर से कबाड़ा निकाल। शेखर का कबाड़ी वाला गाना सुनकर बहुत सारे लोग शेखर को ही अपना कबाड़ा देने लगते हैं। ये सब देखकर अगले दिन जब चंदू वापस कबाड़ा लेने आता है तो समृद्धि
उसके पास जाकर कहती है, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अभी कल तक तो सब ठीक था, अचानक से अब क्या हो गया? तुम ये कबाड़ा लेने का काम करते हो, लेकिन इसमें भी तुम अच्छे नहीं हो। कल एक कबाड़ा लेने वाला आया था, गाना गा गा कर कबाड़ा ले गया। तुम्हारे बस की नहीं है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। समृद्धि चंदू की बात को सुने बिना वहाँ से चली जाती है और अब वो शेखर कबाड़ी वाले के साथ सेटिंग कर लेती है और उसके साथ घूमना फिरना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद शेखर समृद्धि को अपने कबाड़ खाने के मालिक से मिलवाने लेकर जाता है और समृद्धि को वहाँ चंदू ही मिलता है और शेखर कहता है, ये है हमारे ओनर चंदू कबाड़ी वाला। इनके पास ही सारा कबाड़ा जमा होता है और इनसे ही हम इतने पैसे कमाते हैं। चंदू तुम हो शेखर के मालिक, लेकिन आज तक तुमने कभी कुछ बताया नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये जो तुम्हारे साथ अभी घूम रही है ना, पहले ये मेरे साथ थी, यानी चंदू कबाड़े वाले के साथ। लेकिन इसने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। क्या तुमने हमारे ओनर को ही छोड़ दिया था? तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो मुझे भी छोड़ सकती हो। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। अरे नहीं शेखर, ऐसा कुछ नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। तुम तो जानते हो ना मुझे। अपन को ऐसा वैसा कबाड़ी वाला समझा था क्या? अपन को फ्लावर समझा था क्या? अपन फायर है। अरे चंदू, तुम तो मेरी बात समझो। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, वो तो बस ऐसे ही बात नहीं कर रही थी। तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। मैंने एक कबाड़ी वाले से सेटिंग की थी और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। चलो हटो, अब धंधे का टाइम हो रहा है, कबाड़ा लेने जाना है। चंदू समृद्धि को वहीं छोड़कर अपने काम पर लग जाता है और कबाड़ा लेने चला जाता है। इसी तरह समृद्धि की दो कबाड़े वाले से सेटिंग तो जरूर होती है, लेकिन एक से भी टिक नहीं पाती। समृद्धि अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वापस घर आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।